सभी को जिंदाबाद जिंदाबाद, सभी को जोहार जोहार, सभी को जय हिंद जय हिंद। साथियों, आप सभी लोगों ने बातें करी है और क्योंकि आप लोगों ने एग्ज़ाम दी है, मैंने भी वर्ग 3 की एग्ज़ाम दी है, सब पे जो भी जिसका जितना दुख रहा है और अपने दुख को जिस माध्यम से जैसे वो बताने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैं उस दुखड़े पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं उसके इर्द गिर्द बात को भी रखूँगा, ठीक है। तो हम लोग मेन चीज़, हम लोग यहाँ पर बैठे क्यों हैं और हमारी मूल समस्याएँ क्या है। समस्या हमारी वर्ग 3 की नहीं है, समस्या हमारी कांस्टेबल की नहीं है। समस्या हमारी ऐसी मानसिकता की जो हमको कभी भी ढोल जैसे बजाते रहती है। जब चुनाव हुआ, जब आपको ढोल जैसे बजाना स्टार्ट कर देते हैं, अभी ये है ना, आपको ढोल जैसे बजा रहे हैं, 4-4 हज़ार पद देके 10-10-12 लाख की भर्ती निकालेंगे। वो 10-12 लाख फॉर्म भरवा के 4 पोस्ट निकालेंगे, फिर आपकी भर्ती कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे और 4,000 वैकेंसी दे देंगे, फिर 10 लाखों को लोगों को फॉर्म भरवा लेंगे। तब तक 5 लाख नए लोग खड़े हो जाएंगे और 2-3 लाख लोग ओवर एज हो जाएंगे। तो ये आप जिस जगह बैठे हो ना, आपको लगा होगा कि यार ये हमारी समस्या है, और वास्तविक में समस्या आपकी नहीं है। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि समस्या, आप अपनी समस्या को समझ गए कि वास्तविक में मेरी समस्या है, इसलिए आपको जाना चाहिए, इसलिए आप बैठ गए। और जिनको नहीं पता वो घूम रहे आपके सामने भटक रहे हैं, ठीक है। देखो ये चीज़ है, हम लोग भले 10, 20, 30, 40 को भूल जाओ, अगर आपका लक्ष्य सीधा आपको क्लियर है कि नहीं मुझे मेरा क्या टारगेट है, मैं किस चीज़ के लिए खड़ा हूँ, किस चीज़ के लिए बैठा हूँ, तो आपके लिए लाखों लोग हैं। आज के सामने में हमारे मन की तस्वीर किसकी है? भगत सिंह। क्या जिस समय भगत सिंह था उस समय क्या देश में एक ही एकमात्र युवा था? उसकी उम्र कितने लोग रहे होंगे, लेकिन हम उनकी फोटो क्यों पूछते हैं? क्योंकि जो खून क्रांति वाला होता है ना, वो उसको इतिहास में जगह मिलती है, इतिहास को याद करता है, हाँ वो इतिहास उसको पूछता है। हम लोग खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, लाखों लोग पैदा हुए, लाखों लोग मर गए। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम क्यों जानते हैं? महात्मा गांधी के नाम क्यों याद रखते हैं? बिरसा मुंडा का नाम क्यों याद रखते हैं? टंटा मामा भीमा नायक का नाम क्यों याद रखते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने लिए नहीं किया, अपनी कौम के लिए किया। बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र करता हूँ, जिस इंसान का अगर मैं हूँ और मेरा बच्चा मर जाए तो मैं क्या करूँगा? मेरी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरा परिवार। लेकिन वो बंदा जो अपने बच्चे को कफन नहीं देना सका, उसकी माँ उसकी जो पत्नी थी बाबा साहब की, उसके बच्चे को उसने अपना पल्लू फाड़ के कफन बनाया। इतनी दयनीय स्थिति, उसके बावजूद भी बाबा साहब कहाँ गए थे? गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से बात रखने गए थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं आज तो मेरा एक बेटा मरा है, लेकिन अगर मैं अपने समाज की बात रखने अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मेरे करोड़ों बच्चे मारे जाएंगे, भूखे प्यासे नंगे मारे जाएंगे। इसलिए मैं अपने एक बच्चे के लिए करोड़ों बच्चे की बलि नहीं दे सकता। तब लोग बोलते बाबा साहब अम्बेडकर, वो बंदा अगर 50 साल जी जाता हम उसको पूछते हैं। भगत सिंह अगर 50 साल जी जाते हम पूछते हैं उनको? कभी नहीं पूछते, क्योंकि वो भी अपने घर परिवार में मस्त हो जाते हैं, वो अपनी दुनिया मस्त हो जाते हैं। एक आज की परिस्थिति, मुझे पता है मेरे आगे जीवन क्या है, लेकिन मैं अगर तुम लोगों के लिए अपना जीवन अगर खपा दूँ, किनके लिए? उसने जीवन खुद के लिए किया क्या? खुद के माता पिता, खुद की जमीन जायदाद के लिए किया? नहीं, इस पूरे देश के लिए, इस देश के करोड़ों लोगों के लिए, करोड़ों महिलाओं के लिए, करोड़ों पुरुष के लिए, करोड़ों बच्चों के लिए, उनके लिए किया। तब हम उनको इतिहास में जगह देते हैं, तब हम उनको पूछते हैं, उनको मानते हैं, अपना आदर मानते हैं, अपना एक स्वाभिमान मानते हैं, हमारे देश का स्वाभिमान मानते हैं। तो आप लोग जो कर रहे हो ना, ये आप लोग, ये हज़ारों लोग जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप एक प्रतीक हो। आने वाले समय में जब भी अगर कुछ वैकेंसी है, आप बोलोगे सिर्फ ठोक के कि हम लोग बैठे थे सड़कों पर लड़े थे, तुम लोग घर में सोए थे। हम लोग जब भी खड़े होंगे सिर्फ टांग के खड़े होंगे। और क्या दिक्कत है? हमारी वजह से अगर किसी को हक मिल रहा है तो कितनी बड़ी बात होनी चाहिए, कितनी बड़ी बात होनी चाहिए। तो ये सरकार जो है ना, सरकार को क्या है कि ये जब तक इसको झुंझुना नहीं बजाओगे, आप इनके कानों में एकदम शोर नहीं करोगे। एक जो मच्छर होता है ना, अगर एक मच्छर भी अगर मान लो कि मच्छरदानी में घुस गया तो वो आपको रात भर सोने नहीं देता है। आपको मजा रात भर सोने की, इधर से घूम करेगा, इधर घूम करेगा, तो आपको क्या है कि मच्छरदानी में घुसना है। ये हम लोग क्या कर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, रात दिन को सोने नहीं देना है। तुम इतना हमारे पेट का, हमारे हिस्से का खा के, जो अपने घर में तिजोरी में भर के वो तुम शांति से सो रहे हो, तो हम भूखे हैं, हमको नींद नहीं आ रही, तो हम उनको जगाएंगे। और जगा नहीं सकते तो फिर हम भी मर जाएंगे, भूखे रह के मर जाएंगे, तड़प के मर जाएंगे। तो आप भूल जाओ सारी चीज़ें कि का भी सुमेर भैया बैठे हैं, वो किन के लिए बैठे हैं? चाहे उनके घर भी इतने प्रॉपर्टी सक्षम है कि वो अपना कर सकते हैं, और इसमें से बहुत सारे बच्चे भी होंगे जो अपना सक्षम है, अपना कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या, हम खुद के लिए नहीं आए, हम पूरी कम्युनिटी के लिए आए, पूरे लोगों के लिए आए जिनके साथ गलत हुआ है। अब वो भाई किधर गया? विकास कहाँ गया? चला गया? वो बंदा ओबीसी कैटेगरी में 73 नंबर लाता है,
आज तक कभी आपने सुना 100 में 100 का कोई सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? आप इसको मिले और 11वीं में, लेकिन इसमें 100 में 100 कभी आते ही नहीं है। मतलब पेपर का लेवल कितना टफ होता है, उसके बावजूद भी 70, 75, 65, 60 नंबर लाना, वो भी ये आज की मेहनत नहीं है। 2 साल 3 साल कोई बच्चा घर नहीं गया होगा त्योहारों पे, कोई बच्चा अपने दोस्त की शादी में नहीं गया होगा, कोई अपनी बहन की शादी में नहीं गया होगा, किसी के नाना मर गया, किसी दादा मर गया, बंदा वहाँ नहीं गया होगा कि नहीं यार मेरी एग्ज़ाम आ रही, मेरी एग्ज़ाम है, मैं तैयारी कर रहा हूँ। आपको कोई दोस्त बुला रहा है मार्केट में घूम कर नहीं बोले मुझे मेरी एग्ज़ाम है। मतलब 5 साल 4 साल 5 साल अपने वनवास दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ पढ़ाई करी, दिन रात पढ़ाई करी। इसीलिए कि सरकार भर्तियाँ करेगी और भर्तियों को जो अगर भर्ती आई तो उसमें एक हमारे पोस्ट सेव होगी। लेकिन अगर आप 70 नंबर भी ला रहे हो, आप सेफ नहीं हो तो क्या मतलब इस भर्ती का? आप सेफ हो क्या? अभी आपको कुछ लोगों को लग रहा है जो जिनके आगे क्वालिफाई लिखा आ रहा है ना, आपको क्या गारंटी? जैसे मान लो बस 63 नंबर था, उनका 73 नंबर था। अगर आपके 65 नंबर, 65 में 60 नंबर, आपको 5 नंबर कम हो तो 60 पे आ गया, आपको तो पता ही नहीं है। आपको लग रहा है मेरा 65 नंबर मेरा हो जाएगा, लेकिन अगर आपके 5 नंबर का 60 पे और कट ऑफ 62 में गया, क्या कर लोगे आप? और ना आप सरकार में कुछ बिगाड़ सकते हो। तो सरकार तो आप बहुत सारे अभी एग्जाम में भी आया था कि जब आंसर की आई थी आपके सामने, तो बहुत सारे बच्चों को ये आया था कि सर हमने तो इसमें क्लियरली बी ऑप्शन लगाया था, कोई इसमें बी ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा, इसमें सी ऑप्शन बता रहा है। तो आपका आंसर अंदर के अंदर चेंज कर दे तो उसकी पारदर्शिता कहाँ है? कहाँ है पारदर्शिता? मतलब हमारे भविष्य जैसा खिलवाड़ जिसके लिए हम कई सालों से मेहनत करते हैं। हमारे माता पिता बेचारे खेत में मेहनत मजदूरी करते हैं। हम जब 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमको काम पे नहीं भेजते, नहीं यार हमारा बच्चा पढ़े लिखे ही करेगा। अपना पापा बेचारा रात में खेत में पानी डालता है, माँ अपने घर का काम करती है, वो अपने बोलते चलो बच्चा हमारा पढ़ाई करेगा। वो वहाँ से जब छोटे से गाँव से निकाल के बड़ी मुश्किल से बेचारे उधर पाव करके ना कॉलेज तक जैसे तैसे पहुँचाते हैं। और कॉलेज में जब हम समझदार हो थोड़ा वो लगता है यार नहीं ये पुलिस की तैयारी करना चाहिए, पटवारी की तैयारी करना चाहिए, वर्ग 3 की तैयारी करना चाहिए, वर्ग 2 की तैयारी करना चाहिए और PSC की तैयारी करना चाहिए। वो जब हम तैयारी ऐसी करते हैं, जब 5-5 7 साल बाद वैकेंसी आती है, जब तैयारी करते हैं तो फिर उन माता पिता क्या गुजरे होते ही होंगे। किसी को शौक नहीं आता कि किताबें छोड़ के झंडे हाथ में रखे, किसी को शौक नहीं आता किताबें छोड़ के झंडे हाथ में रखे, लेकिन मजबूरियाँ हैं। ये अंधी सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को अगर मान लो ये आज ये भर्ती नॉर्मल ऐसी निकल गई तो ये मान लो कि आने वाले समय में कुछ नहीं होने वाला आपका। पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ खत्म कर दिया है। अभी जो ठेका पद्धति जो चालू हो गई, ठेका वाला नियम, जैसे अभी मेरा दोस्त है जिस कॉलेज में जॉब कर रहा था, उसकी सैलरी 10,000 रुपये थी। कितनी सैलरी थी? 9.5-10 की लगभग सैलरी थी। ठेका चेंज हुआ, दूसरे आदमी ठेका लिया, उसने बोल दिया 6,500 रुपये दूंगा। आदमी समय भी वही दे रहा है, काम भी वही कर रहा है, ऑफिस का वर्क भी वही कर रहा है, अपना दिमाग भी वही उसको पूरा लगा रहा है, शरीर भी पूरा समय दे रहा है। जितना जो चीज़ देनी चाहिए 10,000 उतना पूरा दिया, और उसी काम के बदले आदमी को 6,000 रुपये मिलेगा, आदमी क्या करेगा? ये तो तुम खुश होना चाहिए तुमको, ये तुम कब तक भर्ती दे रहे हो। आने वाले समय में आपके बच्चों को भर्ती नसीब नहीं होगी। दीपक मुझे लेकिन लिख लो, तुम वीडियो बन रहा है ना, लिख लो, तुम्हारे बच्चों को सरकारी भर्ती नसीब नहीं होगी, तुम क्या करोगे? तुम्हारा बच्चे को तुम खूब पढ़ाओगे, लिखाओगे, डिग्रियाँ करवाओगे, और जब तुम्हारा बच्चा इंटरव्यू देने जाएगा, कोई 1 लाख रुपये की सीट ले लेगा, तुम क्या करोगे? बोल देंगे कि आपके बच्चे में योग्यता नहीं है। किस बेस पे? तो हमने हमारे बेस पे आकलन कर लिया। अगर आज के समय में सरकारी तंत्र, सरकारी सिस्टम है, तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, सब है आपके पास। किसी भी माध्यम से आप आवाज़ उठा सकते हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का आप क्या बिगाड़ सकते हो? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मान लो मैं एक स्पोर्ट टीचर हूँ, मैं स्कूल में जॉब करता हूँ, अगर मैं स्टार्ट में 5,000 से करी और ऐसे करते करते 2-4 साल 5 साल 6 साल करते करते मेरी सैलरी 12-15 हज़ार रुपये हो गई। अब जब उनको लगेगा यार बंदा सैलरी, बोलो सर मुझे 15,000 रुपये चाहिए, तो बोले सर नहीं हम तो आपको दे नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करेगा बंदा? मुझे लात मार के नहीं, फिर नया बंदा खड़ा कर लेगा 4,000 रुपये में, उसको 5 साल चलाएगा, और फिर वो जब मेरे लेवल पे आएगा कि नहीं यार मुझे सर सैलरी बढ़ाओ, तो उसको लात मार के फिर नया बंदा खड़ा कर लेगा। आपको सिक्योरिटी है, आप कोर्ट में जा सकते हो। आपको बोलेगा इनका आचरण खराब था, इनका कार्य अच्छा नहीं, हम स्कूल निष्कासित करते हैं। आपका अपना कोर्ट है, कुछ नहीं है। आज अगर सरकारी सिस्टम में अगर आप बने हुए हो, आज अगर सरकारी नौकरी अगर आपकी है, आपको लात मार के भगा सकते हो कोई? आपके पास कोर्ट खुला है, कई लोग 4-5 साल केस लड़ते हैं, घर बैठते हैं, केस जीत जाते हैं, पूरे पैसे भी लेते हैं और वापस नौकरी भी ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको 1 लाख रुपये महीने में सैलरी मिलेगी, कब तक मिलेगी? जब तक सामने वाला दे रहे तब तक। आप हक तो जता ही नहीं सकते। जब हक जता है, जिस दिन आपने हक जता है, उस दिन आपको लात मार के बाहर निकाल लेंगे, दूसरे बंदे को वापस बिठा लेंगे। किसी 15 दे रहे, 7 नए बंदे को रख लेंगे। तो क्या सिक्योरिटी आपके पास? बताओ, कुछ है आपके पास सिक्योरिटी लाइफ की? ये भर्ती आखिरी है, ज़्यादा मत सोचो आप। ये ना आपको बता दूं मैं, जब आज से 10 साल पहले, ज़्यादा नहीं ज़्यादा पीछे, कम से कम हर साल कुछ तो भले कुछ कितनी पोस्ट आती थी, भर्तियाँ होती थी। लेकिन वर्ग 3 की भर्ती कब हुई? वर्ग 1 की, वर्ग 2 की कितने समय बाद हुई?
कांस्टेबल की भर्ती आपके सामने हो रही है, ये आपको चेक कर रहे हैं। कैसे चेक कर रहे हैं आपको बताता हूँ मैं। पहले भर्तियाँ लेते थे कंटिन्यू, उसके बाद में उन्होंने भर्तियाँ कम कर दी और साल के 2 साल 3 साल 4 साल से गेप बढ़ाते गए। ये बढ़ाते 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 आपकी आदत ऐसी बना दी कि नौकरी लगे लगे मैं तो कहीं भी काम कर लूँगा। अभी हमारे घर वालों की मेंटलिटी क्या बन गई, क्या बेटा तुम्हारे भाई कितने साल हो गए, अभी क्या हुआ, कहीं हुआ ठीक है, नहीं तो फिर खेती बाड़ी में काम करो, कहीं मेहनत मजदूरी करो, क्या नौकरी चक्कर जिंदगी ऐसे ही मर जाओ क्या। उनकी मेंटलिटी क्या बन गई। तो हम भी क्या सोचेंगे, जाए बाहर में पढ़े बड़े अपन तो क्या कहीं काम, कहीं ऑफिस में कहीं झाड़ू पोछा लगाते, कहीं छोटी मोटी जॉब कर लेंगे। तो ये आपको चेक कर रही है, आपको मतलब वो दिमाग से कॉन्सेप्ट निकालने के लिए कि आप छोड़ दो पढ़ाई के लिए कहीं करना, आप धीरे धीरे काम की तरफ जाओ। जैसे अपने गांव में जो होता है ना, ज़्यादा बोलते हैं ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करोगे, वैसे कहीं वो नौकरी लगनी है नहीं, खेत में काम करना है, तो सच्चा भी इस काम शुरू कर दो। तो कई बच्चों को पढ़ाई इसीलिए छुड़वा देते हैं। तो आपको पढ़ाई से दूर रखने के लिए, आपको शिक्षा से दूर रखने के लिए प्लान है, ताकि आप ना अपना हक मांगोगे, ना अधिकार मांगोगे, और ना ही आप सड़कों पर से उतरोगे। अभी कुछ समय बाद ये भर्ती धीरे धीरे खत्म कर देंगे, तुम्हारी आदत बन गई। चलो ठीक है यार, पहले लोग जीते थे कि जीते थे, अंग्रेजों के ज़माने में क्या नौकरियाँ थी, उस समय लोग कहीं ना कहीं करे होंगे, हम भी वही करेंगे। तो मतलब आपको वापस 100 साल पीछे ले जाएंगे। आप जाने के तैयार हो 100 साल पीछे? नहीं सर। आप अगर पढ़ लिख के यहाँ आओ, इस मुकाम पे आओ, अगर अपने सपने देखें मेरी मम्मी पापा को मैं ऐसी गाड़ी में घूमूँ, वैसी गाड़ी में घूमूंगा, उनके लिए मैं ऐसा करूँ, उन्होंने मेरे दिन रात मेहनत करी है, और यहाँ से अगर बोल दो कि तुमको मम्मी पापा सब देती उठाना है, तो तुम्हारे माँ बाप को क्या बीतेगी, तुम तो उठा लोगे। उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि मेरा बेटा मेरे साथ गेती उठाएगा, उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि मेरा बेटा मेरे साथ काम करेगा। वो तो हमें तो यही सपना पाल के आपको यहाँ तक पहुँचाया है कि मैं कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा नौकरी एक बार लग जाए तो मेरा ख्वाब पूरा करे कम से कम। नहीं तो मैं भले वो उसका कमाया वो खाएगा, पर मेरा बच्चा जब सुकून से अपना काम करेगा, अपनी ड्यूटी करेगा, अपना घर परिवार चलाएगा, तो उसको देख के हम जिंदगी हमारी, मान लो कि हम स्वर्ग सुधार गए, हमारा जीवन तर गया। तो आपके ऑप्शन ही नहीं बचेगा आने वाले समय में। ना रहेगी सरकारी नौकरी, ना रहेगा सरकारी सिस्टम, आप जहाँ भी जाओ आपकी योग्यता नहीं देखी जाएगी। वो देख से ध्यान रखना, कभी भी प्राइवेट सेक्टर में योग्यता का पैमाना होता ही नहीं है। उनको सिर्फ घोड़े चाहिए काम करने वाले, बस। जब तक आपको उनकी ज़रूरत रहेगी तब तक रखेंगे, बाकी लात मार के बाहर निकाल देंगे। अभी जो एयरलाइंस वगैरह में देखा आप लोगों ने, एयरलाइंस में देखा अपने उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड वगैरह हज़ारों लोगों को निकाल दिया। तो उनको ये सिस्टम धीरे धीरे खत्म करने कगार पे, मतलब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि सरकारी नौकरी क्या होता है यार, पहले भी लोग जीते थे। तो आपको उसी स्थिति में पहुंचाने के लिए चीज़ें हो रही है। तो ये आपको चेक कर रहे हैं धीरे धीरे। एक आदमी 4000 दे रहे हैं ना, अगली बार धीरे धीरे और कम कर देंगे, अगली बार और। देखो एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, न कांग्रेस ना बीजेपी कोई पार्टी कोई नहीं होने वाली आपकी। सब अपने पेट के लिए, सब अपने पेट और पेटी के लिए करते हैं, सब अपने औलादों के लिए करते हैं, अपने इनके लिए करते हैं। कोई आपके लिए नहीं करेगा, कोई आपके लिए सड़कों पर नहीं उतरेगा। सिर्फ वो सड़कों पर उतरते हैं आपका वोट लेने के लिए। उसको मालूम है कि उसकी जो गद्दी है वो आपके वोट से मिलती है, इसलिए आपके वोट के लिए वो सड़कों पर निकलते हैं, बाकी कभी नहीं निकलेंगे कोई। आपको अपने लिए खुद को आना पड़ेगा, खुद नहीं आओगे ना तो मर जाओगे, मारे जाओगे, भूखे मर जाओगे। हम बहुत पीछे जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है, जब कल्पना करना, सोचना कि हम कितनी पीछे जा रहे हैं। आप जो जिस जगह पे हो ना, आप अपनी लाइफ हो सकता है अभी ये बन जाए, लेकिन आपके बच्चों की लाइफ नहीं बनेगी, आपका भविष्य खत्म है। इसके लिए आपको जब तक सरकार को मुंह पे तमाचा नहीं आप मारोगे, जब तक अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर नहीं उतरोगे, तब तक आपको कोई सुनेगा नहीं। एक वो बोलते ना, बिना रोए तो माँ भी बच्चों को दूध नहीं पिलाती। अगर आपके घर में कुत्ता भौंकेगा ना, तभी उसको रोटी तो साला भूखा होगा, मंग रहा होगा। अगर आपके घर में गाय है, भैंस है, बकरी है ना, तो जब तक वो आवाज़ है तो पानी है दाना, आवाज़ करी बकरी चिल्लाई तो आप समझो पानी मंग रही होगी या फिर उसको भूख लगी होगी। जब इसे चलाने का टाइम आ गया होगा तब जाके वो उसको ध्यान देता है। तो हमको कैसे दे देंगे बताओ? जब तक आप चीखोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, अपना दर्द बयान नहीं करोगे, आपको दर्द समझेगा कौन? घर में बैठ के कोई सुनने वाला आपको पूछने लगा कि भैया आपको क्या तकलीफ है, बहन आपको क्या तकलीफ है, तो पूछेगा आपको घर में आके? कोई नहीं पूछेगा। तो आप किनके लिए हो? खुद के लिए। जब खुद के लिए हम खड़े नहीं हो सकते तो लोगों के लिए क्या करेंगे? तो आपको ये जो भर्तियाँ हैं और जो सिस्टम है, इसके लिए आपको दिमाग सोचना है। क्योंकि देखो हम लोग हैं ना, बहुत गरीब घर से लोग हैं। आज भी इनमें से कई बच्चे ऐसे वो जो होटलों में काम करते हैं, कई बच्चे ऐसे जो मेहनत मजदूरी करके अपने पैसा घर पर अपना जो रूम चार्ज वगैरह देते होंगे। कई बच्चे भूखे प्यासे रह के पढ़े लिखे कर रहे होंगे। कई बच्चे लॉकडाउन में 3-3 4-4 महीने, जब लॉकडाउन पूरी दुनिया बंद, तब उन्होंने किताबें नहीं छोड़ी। बस इसी उम्मीद पे कि वैकेंसी आएगी, हम तैयारी करेंगे और नौकरी लगेंगे और अपने माता पिता सपना पूरा करेंगे। लेकिन आज तुमको 12-15 लाख में 4000 लोगों को दे दिया। अगर मान लो इतने लोग हैं और यहाँ पे मैं 5 रोटी लाऊंगा, आपका पेट भर जाएगा? क्या होगा? सिर्फ लड़ाई होगी ना। और वो रोटी के लिए भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, वो रोटी के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा।
और रोटी भी जल्दी आकर बोले मेरे पास खराब रोटी आकर बोले उसको उसके लिए क्या करना, आपको 50 रुपये देना है कि मेरे पास गलत आई कि नहीं उसको भी नहीं, वो उसको भी चेक करने के लिए। मतलब धंधा बना लिया है ये व्यापार के भी जो भी है ना, ये कोई सस्ता नहीं है, ये पैसा कमाने वाली मशीन है। कितनी बड़ी दुख की बात होती है, आप लोग मेहनत मजदूरी करके पैसा एक एक रुपये इकट्ठा करके अपना खुद का खर्चा चला रहे हैं। आप ये उम्मीद में कि सरकार हमको नौकरी दे, लेकिन उसी नौकरी के नाम पे सरकार आपसे करोड़ों रुपये वसूल लेती है। कितनी बड़ी बात है ये। जिस नौकरी को हम चाहते हैं हमको सरकार तनख्वाह देगी, हमको हमारा भविष्य बनेगा, उसी के नाम पे सरकार हमारे से उल्टे पैसे लेती है। फार्म के नाम पे और कोई आपको कोई गलतियाँ मिस्टेक उसके नाम पे, उसके बाद में वो तो ठीक है हमको इतनी इंदौर भोपाल जैसे एग्जाम जब देने जाते हैं तो हमारा खर्चा पानी कितना लगता है। एक बार अभी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से किराया नहीं मिलता आने को बढ़वानी, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर के कोई बच्चे हुए ना उनको 20 रुपये किराया नहीं मिलता टाइम पे। कई बार ऐसा कि मैं खुद गवा हूँ, जब मैं मंडवाड़ा था तो 25 रुपये किराया, कई बार वो पैसा नहीं घर से मांगने की हिम्मत नहीं, घर वाले बोले बेटा पैसे थे नहीं पापा मेरे पास है, भले ही नहीं, बस वाले बोले भैया पैसे नहीं यार आओ ठीक है। तो ऐसी स्थिति हम अपना दर्द बयान नहीं करते, हम बच्चे तो है नहीं कि हर चीज़ में रो दे। हम इतना समझते हैं हमारे मम्मी पापा बेचारे उनको पैसे नहीं तो कहाँ से ला के देंगे। तो कई बार खुशी बोल देते मेरी मम्मी पापा हमारे पास है हम एडजस्ट कर लेंगे, मेरी सहेली से ले लिया, मेरे दोस्त से ले लिया, मेरे दोस्त से मेरे पाते तो उन्होंने मेरे को दे दिए कि इधर उधर करके मैनेज कर रहे हैं। हम मर भी नहीं सकते क्योंकि हम इतने कायर भी थोड़ी है, हम तो लड़ने वाला खून है, लड़ेंगे कब तक। अरे वो लोग जो बिरसा मुंडा की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, वो बंदा बाबा साहब को जब जिक्र करते ना तो वो जब वो पढ़ता था ना तो वो जो उसको जो भी मिलता था उसको वो खा के पूरा दिन निकाल देता था। और कई बार तो वो जो किताब पढ़ने के लिए पैसे जो खाने के लिए पैसा आता था ना उन पैसों से भी किताबें खरीद लेता था। तो संघर्ष हमारा ऐसा लगे कि हम दुनिया में सबसे बेकार दोस्त गुजरे जो ये नहीं है, हमारे पहले भी कई लोग बेकार दोस्त गुजर के गए हैं, लेकिन उस बुरे दौर में उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, अपना टारगेट नहीं छोड़ा और अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम किया, तब जाके आज हम उनको पूछते हैं, उनको मानते हैं। नहीं तो कई लोग ऐसे मर जाएंगे। अभी आपके दादा के नाम बता दो, कौन बता सकता अपने दादा के नाम? मैं दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा का भी, दादा का भी, दादा के दादा, दादा के शोभाराम कन्हैयालाल, दादा के दादा, कन्हैयालाल, फिर प्रभुराम, दादा के दादा। अब इतना था नहीं पता ना, जब हम अपने पीढ़ी को नहीं याद रखते, हमारा खून को, जिस खून से हम बने उस खून को हमको पता नहीं हम किसका खून है। हमारे दादा के नाम क्या नहीं पता। लेकिन आज के समय में हम लोग अगर मान लो कि इतिहास में देखें, भगत सिंह कितने साल पुराने थे, 100 साल पहले की बात है, 100 साल हो गए ना। भगत सिंह ले लो, चंद्रशेखर आज़ाद ले लो, बाबा साहब ले लो, महात्मा गांधी ले लो, उसके बीच में कितनी हमारी पीढ़ियाँ निकल गई होगी। लेकिन हमको इनका नाम क्यों जिक्र करते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने लिए नहीं किया, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने गरीब तबके के उन लोगों के लिए किया, समाज में पीड़ित शोषित लोग उनके लिए किया। तब जाके हमको इतिहास में जिक्र करते हैं, याद करते हैं। तो हमारा खुद का खून भूल गए, हमको बताओ। तो आपका काम अगर ऐसा लगा ना तो आपको आज जब जिस दिन भी पन्ने पलटेंगे और जब आप बीता हुआ करोगे ना तो सबसे पहले आपका जिक्र होना चाहिए। और अगर आप घर पे सोए रहो तो आपको कुछ नहीं, कोई देने वाला नहीं, आपको कोई मुंह में नहीं देगा। आज तो मुंह में छीनने वाला जमाना है। आपको भी सरकार के मुंह पे तमाचा मार के उसके मुंह से हाथ अपनी वैकेंसियाँ निकालनी है, और वैकेंसियाँ निकाल से नहीं निकलेगी। उसके लिए आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, चिकना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, सरकार इतना परेशान करना पड़ेगा कि उसको नींद नहीं आए। जब वोट मांगने वाले कोई सी बात चंगू चप्पलों स्वागत करना पड़ेगा, उनको चप्पलों की माला पिनानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके वजह से हमारी ज़िंदगी झंड हो गई, अब आए तो आए, अब मत आना। तब जाके इनको समझ पड़ेगी। नहीं तो ये नेता लोग एक बार चुनाव जीते 5 साल तक घर में घुसे रहेंगे, फिर 4 साल कंप्लीट हुए, 4.5 साल हुए, आपके मम्मी पापा को दारू साड़ी में खरीद के और वापस आपके पूरे परिवार को वोट लेके और सत्ता में आ जाएंगे। ये पार्टियों को भूल जाना है। हमारे दिमाग में आप लोग यहाँ बैठे ना, तो अभी यहाँ बैठे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे तो ये सीन से होंगे, ये हमको कोई हमारा मोदी दुश्मन, ना कोई राहुल गांधी, ना कोई शिवराज, ना कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया, ना कोई कमलनाथ, कोई हमारा दोस्त, कोई दुश्मन नहीं है। जो हमारे पेट की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, हमारी बात कौन कर रहा है? हमको भूख लगी है तो हम तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे। अब क्यों चीखे? जब हमारा अगर पालन करता, अगर कोई भी जो हमारे घर में अगर हमको कुछ भी होता है, किससे मांगते हो? अपने माता पिता से मांगते ना। तो हमारे माँ बाप बन के तुम बैठो तो हमारा पेट भरो, और नहीं भर सकते तो उतर जाओ सिटी में, हमारे दूसरे माँ बाप बनने दो। हमारी बात ये है, हमारे लड़े को डाइवर्ट कई बार कर दिया जाता है, वो कारण वही रहता हमारे मन में बुद्धि। हम खुद ही सोच लेते अरे तो फालतू चीज़ें क्या है, कहीं फलाना झगड़ा खोल ली, कहीं होना जाना कहीं नहीं है, इससे मिलने वाला कहीं नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा भाई? आज खाना नहीं मिलेगा लेकिन कल सम्मान तो मिलेगा। आज खाना नहीं मिलेगा लेकिन कल सम्मान तो मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो हम किस चीज़ के लिए भूखे हैं?
आपकी जो लड़ाई है आपको कोई नहीं देगा। ये जो व्यापन जो भी XYZ चीज़ें हैं ये आज से नहीं चल रही है। हो सकता है सोशल मीडिया की वजह से आज के समय में अपनी कनेक्टिविटी बहुत तगड़ी होने की वजह से हम बहुत जल्दी एक दूसरे कनेक्ट हो जाते हैं। एक घटना यहाँ बड़वानी में जो हो रही है आपको कुछ चंद सेकंड में भोपाल दिल्ली पहुँच जाती है सोशल मीडिया वजह से। लेकिन आज से पहले भी जब व्यापक वगैरह हुआ तो सुना था इतना मोबाइल नहीं था, इतना हम उतने समझदार नहीं थे, तब भी घोटाले पहले भी होते थे लेकिन घोटालों को होल्ला नहीं होता था। अगर अभी वो स्क्रीनशॉट वायरल होती था, अगर सोशल मीडिया नहीं होता हमको अभी भी पता नहीं चलता, अभी पता नहीं चलता। क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको सकारात्मक काम के लिए अपना प्यार मोहब्बत सब दिल तोड़ना जोड़ना सब ये तो अलग बात है, लेकिन आपको अपने लिए अपने खुद के लिए करना लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और जो चीज़ अपनी लगती है कि नहीं यार इस चीज़ के लिए हमको जायज़ मांग के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपसे 100 लोग 50 लोग 1000 लोग जितने भी लोग जुड़े हैं उनको बताना पड़ेगा कि यार मेरी समस्या ये है। हो सकता है उसमें 10 लोग आपकी समस्या भी काफ़ी हुआ उनको अपनी समस्या मान के खड़े हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, समझ अपने दिमाग को विकसित करना है। आपको कोई भी यूज इन थ्रो कर दे ऐसा काम नहीं करना है।